नमस्कार, स्वागत है आपका मां शारदा क्लासेस में। तो इसके पहले हमने नदियाँ सारी कवर कर ली थी, प्रमुख इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ लिए थे, जिनमें सबसे प्रमुख थी नर्मदा, ताप्ती और चंबल। तो इन सभी को हमने कवर कर लिया था। अब हमें आज देखने हैं मध्य प्रदेश की जलप्रपात और परियोजनाएं। तो मध्य प्रदेश की परियोजनाएं किस पर बनेंगी बताइए? नदियों पर। तो पहले नदियों वाला टॉपिक देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो हमने नदियाँ पढ़ी थी, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ ये पढ़ी थी अपन ने, कौन सी नदी बताइए? ये है कौन सी बताइए? नर्मदा। ये है ताप्ती। उसके बाद ये है सोन। और यहाँ पर हमने क्या बताइए? जोजिला नहीं बनाई है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो बस बना रहे हैं। उसके बाद ये है बेतवा, ये है चंबल। एक बार फिर से रिवाइज़ कर लो। देखिए, ये है अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा, बैतूल के मुल्ताई से निकल रही है ताप्ती, और यहाँ से निकल रही है सोन अमरकंटक से ही, और कुमारगांव रायसेन से निकल रही है बेतवा, और महू की जानापाव पहाड़ी से निकल रही है चंबल। चलिए अब देख लेते हैं एक एक जलप्रपात और वाटरफॉल और क्या बताइए परियोजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, वैसे तो कहने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो अपन पढ़ लेंगे अच्छे से। देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो बोलना सबसे ज़्यादा बनाती है कौन सी बताइए? नर्मदा नदी। ठीक है, तो अनूपपुर में ही बनाती है दुग्धधारा और कपिलधारा। उसके बाद यहाँ पर बनाती है, यहाँ पर है भेड़ा घाट, और भेड़ा घाट कहाँ पर है बताइए? जबलपुर में है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है क्या बताइए? पुनासा डैम। पुनासा कहाँ मिलेगा बताइए? खंडवा में मिलेगा पुनासा। और ओंकारेश्वर भी कहाँ मिलेगा बताइए? मतलब मानधाता भी कहाँ मिलेगा? खंडवा में मिलेगा। और ओंकारेश्वर में मानधाता मिलेगा, पुनासा मिलेगा क्या बताइए? खंडवा। ओंकारेश्वर भी खंडवा में है, पुनासा भी खंडवा में है। ठीक है, तो ओंकारेश्वर एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, जहाँ पर भारत के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हैं एमपी में, एक उज्जैन में, एक ओंकारेश्वर में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनको। उसके बाद जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है वो कहाँ पर है बताइए? तो सहस्त्रधारा है महेश्वर में, और महेश्वर है खरगोन में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये पुनासा, ये हो गया पुनासा, और ये हो गया ओंकारेश्वर। ये दोनों हैं खंडवा में, और ये है खरगोन में। हमें उम्मीद है आपने मैप याद कर लिया होगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर बनाया गया है सरदार सरोवर डैम, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और पहली परियोजना की बात करें तो यही है। देखो अब अभी बताते हैं डिटेल के बारे में। तो ये है एमपी, उसके बाद ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये नदी तीनों जगह बहती है, मतलब 3 जगह बहती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन ये राजस्थान में नहीं बहती है। आपको राजस्थान याद रखना है कि राजस्थान को भी इसकी क्या बताइए? संयुक्त परियोजना, राजस्थान को भी इसका पानी दिया जाएगा और बिजली दी जाएगी। चलिए, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं नर्मदा के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और जो भी आगे पॉइंट आएंगे उनमें हम बता देंगे। और हाल ही में डिस्प्यूट चल रहा था गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकार में। अब बेतवा नदी, अब चंबल की बात कर लो पहले। ठीक है, चंबल में 3 डैम आपको याद रखना है, और तीनों डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। और जिन्होंने मतलब पिछली बार का व्यापन दिया होगा, हर पेपर में 1 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें याद रखना गरज, तो ऐसे लिख देना गरज चंबल पर। ठीक है, तो गरज में गा से शुरू हो जाएगा गांधी सागर, जो कि मंदसौर में है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये मंदसौर है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये है क्या बताइए? चित्तौड़गढ़ में है राणा सागर। चित्तौड़गढ़ कहाँ मिलेगा बताइए? राजस्थान में, चूँकि अपन सीमा के बाहर पहुँच गए। उसके बाद मिलेगा जवाहर सागर, जो कि कोटा में मिलेगा। ठीक है, दोनों कहाँ है? राजस्थान में है। तो सबसे पहले गांधी सागर, तो गरज अपन ने याद क्या किया है? गरज, तो यहाँ लिख दो गरज। गा से गांधी सागर, रा से राणा सागर, जा से जवाहर सागर। गांधी सागर मंदसौर में मिलेगा, राणा मिलेगा कहाँ? चित्तौड़ में, राणा जी का संबंध चित्तौड़ से है। और जवाहर सागर मिलेगा कहाँ पर बताइए? कोटा में। अब देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन आए इन 3 में से एमपी में कौन सा है, तो बोलना गांधी सागर। और एक क्वेश्चन लास्ट टाइम ये भी आया था कि गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, तो ये यहीं मिलेगा, गांधी सागर के पास में ही मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा बताइए, मंदसौर में। ठीक है, यदि जिसने नहीं भी पढ़े होंगे तब भी वो क्या बताइए परियोजनाओं को पढ़ के इसको आंसर को टिक कर सकता था। चलिए अब बात कर लेते हैं बेतवा नदी की। ये देखो कुंवरगांव रायसेन से निकलती है, गुना, अशोकनगर, झांसी और ललितपुर, और ये अपना ओरछा होते हुए हमीरपुर में मिल जाती है। किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है, अपन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर है एक परियोजना, इसका नाम है क्या बताइए, हलाली परियोजना। इसको सम्राट अशोक परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, इसी को सम्राट अशोक परियोजना भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लिख रहा है आपको क्या बताइए, एल, तो ये एल किसको डिनोट कर रहा है बताइए, एल कर रहा है रानी लक्ष्मीबाई को, तो ये लक्ष्मीबाई परियोजना है। इसी को राजघाट परियोजना भी कहते हैं। अब चूँकि ये सीमा पर है तो ये किसकी सीमा है बताइए, यूपी की, तो ये एमपी और यूपी की परियोजना है। ठीक है, उसके बाद यदि ये बोली जाए कि सम्राट अशोक, ये जो सम्राट अशोक है ये किसकी परियोजना है, तो विदिशा में है, तो विदिशा रायसेन की होगी। चलो, तो ये हो गई प्रमुख परियोजनाएं। अब कुछ जलप्रपात की बात कर लेते हैं। जलप्रपात सारे तो बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको पता होना चाहिए, अभी डिटेल में बता देंगे। पहले लोकेशन देख लो, तो यहाँ मिलेगा चचाई, चचाई मिलेगा बीहड़ नदी पर, कल हमने आपको बताया था। तो चचाई मिलेगा बीहड़ नदी पर, और चचाई की हाइट है 130 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा था बहुटी, जो कि कल हमें याद नहीं आ रहा था, उसकी हाइट लगभग 142 मीटर है। ठीक है, तो कहने को तो कौन सा ज़्यादा दिख रहा है बताइए, बहुटी, लेकिन चचाई को ही क्यों बोला जाता है सबसे ऊंचा, क्योंकि जो बहुटी है ना वो केवल जब पानी गिरता है तो बाढ़ आ जाती है उसमें, मतलब उसमें पानी आ जाता है तब वो वाटरफॉल बनता है, नहीं तो वो सूखा रहता है। इसलिए चूँकि ये 12 महीने नहीं रहता, इसलिए इसको नहीं रहता है, इसको नहीं माना जाता। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसको खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और ये हमेशा रहता है, चूँकि इसलिए इसको फर्स्ट रैंक दी गई है चचाई को। ठीक है, चलिए अब जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ लिख दिए हैं, देख लो आप। देखो जैसे कि ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर होती है लगभग। उसके बाद सर्वाधिक सिंचित जिला बोलें तो दतिया है, और सबसे कम बोलें तो डिंडोरी है। उसके बाद जलप्रपात की बात करें, अच्छा दो और देखो यहाँ पर मानधाता और दर्दी कहाँ मिलेगा, खंडवा में। दर्दी भी पूछा जा चुका है। देखो जलप्रपात। अब पचमढ़ी के मोस्ट IMP है, पचमढ़ी के हम आपको याद करवा देते हैं। पचमढ़ी में देखो क्या हुआ, पचमढ़ी में अप्सरा आई रजत पहन के। ठीक है, रजत मतलब क्या होती है, चांदी। तो उनको क्या किया, उनको डस लिया। किसने डस लिया, मधुमक्खी ने डस लिया। याद आ गया। इमेजिन करो, अप्सरा आई हैं, रजत पहन कर आई हैं, और उनको मधुमक्खी ने क्या कर दिया, डस दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया अप्सरा जलप्रपात। डचेस, डसा है तो डचेस, और रजत पहन के आई थी तो रजत जलप्रपात, और मधुमक्खी ने डसा तो मधुमक्खी जलप्रपात या बी जलप्रपात। मधुमक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी। तो बी जलप्रपात या मधुमक्खी जलप्रपात, ये सारे कहाँ मिलेंगे बताइए, पचमढ़ी में। अब जो उनके नाम पर हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पेंच, पेंच पर मिलेगा, पेंच नदी पर पेंच मिलेगा। चोरल, चोरल पर मिलेगा। माही पर माही मिलेगा। थावर पर थावर मिलेगा। बैनगंगा पर बैनगंगा। बावनथड़ी पर बावनथड़ी। कैन पर कैन। तवा पर तवा, और सीतारेवा पर सीतारेवा। ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। अब कपिलधारा, दुग्धधारा अनूपपुर में है, बताया था अभी हमने। धुआंधार भेड़ाघाट में सबको पता होगा, घूमने भी गए होंगे आप। सहस्त्रधारा महेश्वर में है। ठीक है, उसके बाद भागलकुंड याद रखना, ये क्या बताइए, 3 नदियों पर है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये बीना नदी पर है, 3 नदी पर नहीं है, ये बीना नदी पर है भागलकुंड। ठीक है, और ये ध्यान इसलिए रखना चूँकि ये सागर में है, और सागर आपके पास में है। ठीक है, तो ये आपसे कहीं पूछा भी जा सकता है जनरली। चलो अब देख लेते हैं अन्य जलप्रपात। जैसा कि हमने बताया जो चचाई है, इस चचाई की लंबाई कितनी है बताइए, मतलब हाइट कितनी है, 130 मीटर। और क्या बताइए, जो बहुटी है इसकी लंबाई कितनी है, 142 है। ठीक है, लेकिन आप सबसे ऊंचा किसको मानेंगे, चचाई को। उसके बाद बहुटी, देखो चचाई है बीहड़ नदी पर, ये हमने आपको बता दिया था। बहुटी बहुटी पर है, केवटी केवटी पर है। उसके बाद पियावन है रीवा पर।
पाताल पानी है ये, ठीक है। पाताल पानी हो गया चंबल में। पांडव जरूर याद रखना, क्योंकि पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में पढ़ेंगे अपन, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर देगा आपको। तो पांडव अच्छे से याद रख लेना, नोट कर लेना इसको। पांडव को क्या बताइए, पांडव कहाँ है? केन नदी पर है, केन नदी में पन्ना में, क्योंकि पन्ना छतरपुर की सीमा से होते हुए जाती है वो। फिर उसके बाद देखो झाड़ी दहा चंबल में, ठीक है। उसके बाद देखो मधुमक्खी बता दिया हमने पचमढ़ी में। अब कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना, अच्छा ये तो हमने बता दिया था कि जो नर्मदा यात्रा है वो 2016 से 17 तक चली थी, 11 दिसंबर से 25 मई तक, ठीक है। चलो, नर्मदा घाटी परियोजना यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसमें क्या बताइए, 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए और लगभग 27 हेक्टेयर, ये डेटा आप लोग चेक कर लेना है ना, बदल सकता है और ये हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, इसलिए लगभग 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन और माता टीला बांध परियोजना का निर्माण किया गया था। अच्छा, मतलब ये था, ठीक है। अब माता टीला परियोजना अपन ने अभी पढ़ी, कहाँ पढ़ी है बताइए? बेतवा नदी पर। बोल जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है ना, उसमें बांध बनाया गया था, कौन सा बताइए? माता टीला। ये बेतवा नदी पर है, एमपी और यूपी की है, चूँकि एमपी और यूपी में बहती है ना बेतवा, इसीलिए। अब हलाली परियोजना देखो हमने बताया था विदिशा और रायसेन की है, चूँकि ये एमपी के अंदर ही है, इसलिए एमपी के पर्टिकुलर 2 जिले याद रखेंगे, विदिशा और रायसेन। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में, तो अब हमें पढ़ना है अभ्यारण्य को। तो हमने बताया था मध्य प्रदेश में लगभग 12, मतलब टोटल 12 क्या हैं, नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 30+ हैं। चलिए, तो 12 पढ़ ली थी, अब अपन को लगभग 30 क्या बताइए अभ्यारण्य पढ़ने हैं। चलिए, तो एक के बाद एक देख लेते हैं, पहले सबकी लोकेशन, फिर जो डिटेल है, 1 लाइन फैक्ट हैं, कुछ की पॉइंट हैं उनको देख लेंगे। और कान्हा किसली की डिटेल आपको लिखी नहीं मिली थी, तो इस वाले में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। चलो देखो, और नोट्स हमेशा खुद के बनाइए, चाहे आपको पीडीएफ मिले या ना मिले। यदि खुद के नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। चलिए देखिए, और बहुत जल्द एमपी को अपन ख़त्म कर देंगे, फिर पढ़ेंगे नया टॉपिक। चलिए देखिए, सबसे पहले यहीं से बात करें तो ये देखो मुरैना है, मतलब चंबल है मुरैना में, चूँकि अपन को पता है कि चंबल नदी यहीं से बहती है भिंड मुरैना साइड से, और ये यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, इसीलिए क्या बताइए यहाँ पर चंबल को याद रखना आपके लिए आसान है। उसके बाद घाटी गांव मिलेगा ग्वालियर में, करेरा मिलेगा शिवपुरी में। अब घाटी गांव और करेरा में क्या खासियत है, तो जो करेरा शिवपुरी में है और घाटी गांव ग्वालियर में है, इन दोनों में जो लुप्तप्राय पक्षी है सोन चिरैया, ये क्या बताइए इसके लिए संरक्षण दिया गया है। और जब से लॉकडाउन लगा है तब से प्रकृति अपने आप को रिपेयर कर रही है और मध्य प्रदेश में पक्षियों की संख्या काफ़ी बड़ी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, और इसी घाटी गांव में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो क्या बताइए IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है, वो भी, उसका संरक्षण भी कहाँ किया जाता है बताइए? घाटी गांव में। तो यहाँ से याद रखना, गा से गाँव, गा से ग्वालियर। तो घाटी गांव कहाँ मिलेगा? ग्वालियर में, करेरा शिवपुरी में और चंबल मिलेगा मुरैना में। अब नीचे आते हैं तो नीचे देखिए गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ मिलेगा? मंदसौर में, और यहीं पर शिवना नदी आती है और ये मिल जाती है चंबल से। बताया था मंदसौर में यहीं पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो कि भारत का एकमात्र है, मध्य प्रदेश का भी एकमात्र है। इसी गांधी सागर में गिद्ध जाति के लिए संरक्षण दिया गया है। उसके बाद देखिए यहीं पर गांधी सागर डैम पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था ना, गरज, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। चलो अब यहाँ देखो मयूर मिलेगा झाबुआ में और कठीवाड़ा मिलेगा अलीराजपुर में, ठीक है। एक अली नाम का व्यक्ति है, वो एक कट्ठी रखे है, कहाँ बताइए? सिर पे, ऐसे याद कर लो। तो कठीवाड़ा मिलेगा कहाँ पर बताइए? अलीराजपुर में, और मयूर मिलेगा झाबुआ में। अच्छा, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, राला मंडल। जो राला मंडल है ना, वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो सबसे छोटा, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे छोटा वाला बोला जाए तो राला मंडल, और सबसे बड़ा बोलें तो नौरादेही। नौरादेही 1194 वर्ग किलोमीटर का है। और अभ्यारण्य में सबसे बड़ा कौन सा, मतलब उद्यान में कौन सा था बताइए?
कान्हा किसली था 940 वर्ग किलोमीटर का था, ठीक है। इसलिए हमने बोला था कि प्रशासनिक दृष्टि से बड़े होते हैं नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो रालामंडल मिलेगा इंदौर में और राता पानी मिलेगा रायसेन में, रा से राता पानी, रा से रायसेन। और ये एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो पीटी अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कौन सा है बताइए, राता पानी। और उस वाले में हमने बताया था जिसमें स्टार लगा हुआ था, जैसे पन्ना हो गया, पेंच हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया जो नया बना था कुनो पालनपुर हो गया, कान्हा किसली हो गया। तो ये सभी काय में शामिल थे बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर में। जिन जिन में स्टार लगा हुआ था उनको आप अलग से लिख लीजिएगा, और यदि हो सकता है की पॉइंट में हमने आपको लिखवाया हो। तो अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया चंबल मुरैना में, घाटी गांव ग्वालियर में और करेरा शिवपुरी में। तो जो घाटी गांव है और करेरा है यहाँ पर सोन चिरैया का संरक्षण, गांधी सागर में गिद्ध जाति का संरक्षण, घाटी गांव में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। उसके बाद अपन ने पढ़ा मयूर झाबुआ में और कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में। उसके बाद रालामंडल सबसे छोटा सबसे बड़ा नौरादेही सागर में मिलेगा अपने, और रायसेन में राता पानी मिलेगा जो कि PT प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। अब देखो ज़रा, क्यों नहीं मिलेगा देवास में, क्यों नहीं कहाँ मिलेगा, देवास में। सुरमानिया और मानधाता मिलेगा खंडवा में, यहाँ पर लिखा हुआ है SM, सुरमानिया और मानधाता, ये लिखे हैं इनके फुल फॉर्म। चलिए, अब उसके बाद बोरी होशंगाबाद में है, ये पेपर में आ चुका है व्यापम के। बोरी कहाँ मिलेगा, होशंगाबाद में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभ्यारण्य भी है, तो ये सिवनी बालाघाट की सीमा पर मिलेगा। काली भीत मिलेगा बैतूल में। तो काले से याद रखना, यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिएगा। काला होता है क्या बताइए, छाता, तो काला छाता होता है, तो ये भी कहाँ है, बैतूल में। यहीं पर काला होता है और छाता उद्योग इंदौर में भी मिलेगा आपको, ठीक है। उसके अलावा काला होता है ग्रेफाइट, ठीक है, तो ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, बैतूल में। और काला होता है क्या बताइए, घड़ी, तो घड़ी उद्योग भी कहाँ मिलेगा बताइए, बैतूल में। चलिए, और छाता उद्योग बोलेंगे तो इंदौर में मिलेगा। चलिए, उद्योग में पढ़ाएंगे उसको। दुर्गावती जी का संबंध है ग्वालियर से, सो दुर्गावती मिलेगा कहाँ पर बताइए, ग्वालियर में। फैन मिलेगा मंडला में, पनपठा मिलेगा शहडोल में, संजय मिलेगा सीधी में, गंगो मिलेगा पन्ना में, और केन पन्ना छतरपुर की सीमा पर। और ओरछा देखो, यहाँ ओरछा नदी बहती है निवाड़ी से, इसलिए ओरछा ऐसे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। एक बार अभी वाले रिवाइज कर दे रहे। सुरमानिया मानधाता खंडवा में, बोरी होशंगाबाद में, पेंच आपको पता है काली भीत बैतूल में, दुर्गावती जबलपुर में, फैन मंडला में, पनपठा शहडोल, संजय सीधी पहले याद कर चुके हैं, गंगो पन्ना, केन पन्ना छतरपुर की सीमा, बाकी सब आपको याद हैं। चलिए, अब इम्पोर्टेंट डिटेल को जान लेते हैं। कान्हा किसली, तो जो हमने कल मतलब बोला था पिछली वीडियो में, उसको अब रिटर्न में ये लिखा हुआ है कि कान्हा किसली क्या है बताइए, राष्ट्रीय उद्यान है, इसको उद्यान कर लेना, ठीक है। 33 में अभ्यारण्य था, 55 में उद्यान बना और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया। उसके बाद देखो, यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका स्वयं का मैस्कॉट है, नाम है भूर सिंह द बारहसिंगा, बनाया था रोहन चक्रवर्ती में। जिसने क्या बताइए पिछली बार का जेल प्रहारी का पेपर दिया होगा, उसमें आपको पता होगा कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि नाम क्या है या किस राष्ट्रीय उद्यान में खुद का मैस्कॉट है, तो बोलना कान्हा किसली का। कहाँ है कान्हा किसली, तो MP में। एक शिफ्ट में पूछा गया कि उसका नाम क्या है मैस्कॉट का, तो भूर सिंह द बारहसिंगा। उसके अलावा दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि रोहन चक्रवर्ती ने बनाया, मतलब किसने बनाया था, तो बोला था रोहन चक्रवर्ती में। तो यहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन आए थे अलग अलग शिफ्ट में। यहाँ पर हवाई पट्टी भी मौजूद है और सबसे पास वाला एयरपोर्ट हमने बताया था नागपुर है। मंडला बालाघाट की सीमा पर है, ठीक है। हेलो घाटी, बंजर घाटी भी बता चुके हैं। ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा पाया जाता है, इसलिए तो बारहसिंगा को मतलब भूर सिंह द बारहसिंगा को मैस्कॉट बनाया। चाहता तो बाघ को भी बना लेता, चूँकि टाइगर स्टेट है और बाघ सबसे ज़्यादा भी मिलते हैं अपने MP में। चलो, सबसे ज़्यादा पर्यटकों को प्रभावित करने वाला है। 1 नवंबर 1981 को 25वीं वर्षगांठ के दौरान यहाँ का राजकीय पशु निर्धारित कर दिया गया था। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताइए, दूधराज। राजकीय पशु तो बारहसिंगा आपको पता ही होगा, और पक्षी बोलेंगे तो दूधराज या फ्लाई क्लेचर।
और क्षेत्रफल बोलेंगे तो 940 वर्ग किलोमीटर। चलो अब बात कर लेते हैं बाघ जीवाश्म की। तो जो बाघ जीवाश्म है ना, उसमें डायनासोर के अंडे मिले थे, ठीक है, इसलिए उसको बाघ जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद जीवाश्म अकेला बोले तो वो डिंडोरी में मिलेगा। वन विहार मिलेगा भोपाल में, जो शहर के बीचों बीच है, बता चुके हैं आपको। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, ये भी बता चुके हैं। सबसे छोटा फॉसिल 0.27 किलोमीटर का है। अच्छा, सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल इंदौर में, बता चुके हैं। सबसे बड़ा नौरादेही, ये भी बता चुके हैं। रालामंडल में, ये याद कर लो, नोट कर लो, खरमोर पक्षी का संरक्षण दिया गया है। लुप्त प्राय सोन चिरैया बता चुके हैं, घाटी गांव और करेरा। घाटी गांव ग्वालियर में और करेरा कहाँ मिलेगा, शिवपुरी में। चलिए, रीवा के मुकुंदपुर में वाइट टाइगर सफारी की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें आपको सफारी में बिठाकर वाइट टाइगर्स दिखाए जाएंगे, सफ़ेद शेर या सफ़ेद बाघ दिखाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एशिया का पहला है और विश्व का दूसरा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, गिद्ध जाति के संरक्षण के लिए गांधी सागर, ये भी बता चुके हैं, कहाँ पर है, मंदसौर में। ये मंदसौर किस नदी के तट पर है, तो सिवना नदी के तट पर। कौन सा इसमें क्या बताइए मंदिर फेमस है यहाँ का, तो पशुपतिनाथ का, या कंदरिया महादेव भी बोलते हैं। घाटी गांव को लुप्त प्राय प्राणियों का मतलब संरक्षण दिया गया है, वही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने आपको बताया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान NH3 पर निकलता है वहीं से, और ये सबसे लंबा है, जिसे एवी रोड बोलते हैं। यहीं पर जॉर्ज कैसल भवन बनाया गया है, लेकिन वो रुका नहीं था, जॉर्ज कौशल नाम का व्यक्ति। चलो, पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। यह पन्ना और छतरपुर की सीमा पर है। यहाँ रेप्टाइल पार्क बनाया गया है। हाल ही में केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या बताइए फंस रहा है लिंकिंग प्रोजेक्ट। इसकी वजह से क्या बताइए, ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर केन नदी निकलती है, यहाँ पर बेतवा नदी निकलती है, तो इन दोनों को ऐसे जोड़ा जाएगा, तो ये बुंदेलखंड की समस्या को क्या बताइए कम किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई है, अब देखते हैं कब तक आगे बढ़ती है। तो ये था राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जलवायु, तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, कैसे वर्षा होती है, तो हम इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि जलवायु के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे हम वर्षा के आधार पर। चलिए, तो सबसे पहले जलवायु जानने के पहले आपको पता होना चाहिए कुछ ट्रॉपिकल रीजन्स कि जो भारत है, जो मध्य प्रदेश है, वो भारत में कहाँ होता है और भारत कौन कौन सी रेखाओं पर है, ठीक है। तो ये देखो ग्लोब, चलो अच्छा मैप में देखते हैं। देखो ये आ गया ग्लोब, ठीक है। तो ये है आपका ग्लोब, और इस ग्लोब में क्या बताइए, ये जो आड़ी लाइन दिख रही हैं आपको, ये जो आड़ी लाइन दिख रही हैं, ये आड़ी लाइन क्या कहलाती हैं बताइए, ये आड़ी लाइन कहलाती हैं लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश, और खड़ी वाली कहलाती हैं क्या बताइए, देशांतर। तो ये जो आड़ी लाइन दिख रही हैं ये हैं अक्षांश, और ये सूर्य देखो कहाँ पर चमकता है, तो सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है कहाँ पर बताइए, सेंटर में, मतलब 0 डिग्री रेखा के पास, जिसको बोलते हैं क्या बताइए, भूमध्य रेखा। मतलब सूर्य चमकता है इतने एरिया में। और 23.5 नॉर्थ को बोला गया क्या बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा, और 23.5 साउथ को बोला गया क्या बताइए, मकर रेखा। तो जब सूर्य सबसे ज़्यादा उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर नहीं आ सकता, डायरेक्ट किरणें उसकी पड़ेंगी तो कर्क रेखा पर पड़ेंगी सबसे उत्तर में। ये हमेशा नॉर्थ पोल है, ये हमेशा साउथ है, ये हमेशा नॉर्थ होगा, ये हमेशा साउथ होगा। तो उत्तर में सूर्य कहाँ तक जा सकता है, तो ये जा सकता है केवल डायरेक्ट किरणें कहाँ तक पहुँचा सकता है, कर्क रेखा तक, और दक्षिण में बोलें कहाँ तक पहुँचा सकता है, तो मकर रेखा तक। तो देख लेते हैं अब ये कर्क रेखा और मकर रेखा तक कब कब पहुँचाता है। चूँकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हमने 23.5 को बेस माना है, ठीक है। और डिटेल में समझाएंगे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। चलिए, तो इसीलिए 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ को अपन ने बेस माना है, चूँकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर। तो जब 23.5 जब यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य पहुँचता है, तो वो डेट होती है 21 जून की। मतलब 21 जून तक
सूर्य अपनी चरम सीमा पर होता है 21 जून के बाद वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा सूर्य दक्षिणायन होने लगा है। तो दक्षिणायन का मतलब क्या है कि अब वो यहाँ से नीचे की साइड जाने लगेगा, मतलब अब यहाँ नहीं चमकेगा डायरेक्ट, अब वो नीचे की साइड क्या बताइए गमन करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। फिर यदि बात करें कि मकर रेखा की, तो मकर रेखा पर सबसे डायरेक्ट ये मकर रेखा है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस पर डायरेक्ट किरणें कब पड़ती हैं इसकी, तो ये पड़ती हैं 22 दिसंबर को। मतलब 22 दिसंबर को सबसे ज़्यादा चमकेगा, अर्थात सबसे बड़ा दिन होगा। कहाँ का बताइए, साउथ पोल का, दक्षिणी ध्रुव का। तो क्वेश्चन आए यहीं से रिवाइज, यहीं से कवर कर लो इसको क्वेश्चन को। ये ज्योग्राफी का है। दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण पोल या दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल का सबसे बड़ा दिन बोलें तो 22 दिसंबर। नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन बोलें तो 21 जून। चलिए, तो हमारा भारत है, देखो बिल्कुल यहाँ पर हमारा भारत है कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा दिख रही है, तो इस पॉइंट पर है, मान लो ये है भारत पृथ्वी पर। और उसी भारत के बीच में क्या है बताइए, मध्य प्रदेश। और अभी अपन ने पढ़ा था सबसे पहले वाले लेक्चर में कि मध्य प्रदेश के लगभग नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट 14 जिलों से निकलती है कर्क रेखा, मतलब लगभग बीच से निकलती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब कर्क रेखा निकलती है बीच से, मतलब यहाँ पर क्या बताइए, ज़्यादा क्या होगी, गर्मी, डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा वर्षा भी होगी यहीं पर। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए। तो ये कहलाती कर्क रेखा, ये कहलाती है मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा। तो जो भारत है वो केवल कर्क रेखा पर बसा है। चूँकि अपन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, कि ये केवल क्या बताइए कर्क रेखा पर बसा है बीचों बीच, ठीक है, और इसी में मध्य प्रदेश आता है। चलो अब बात करते हैं, ये तो अपन को पता चल गया कि कर्क रेखा होने की वजह से यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेंगी, और डायरेक्ट पड़ेंगी तो क्या बताइए, सघनन की क्रिया होगी, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो धूप भी, मतलब धूप ज़्यादा होगी तो बारिश भी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स की। तो देखो जीरो, ये जीरो है, 0 से 30 डिग्री तक को बोलते हैं अपन क्या बताइए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर 30 से आता है क्या बताइए 45, यहाँ पर आता है 45, तो 30 से 45 तक को बोलते हैं शीतोष्ण, मतलब सॉरी उपोष्ण बोलते हैं। फिर शीतोष्ण बोलते हैं 66 को, और ध्रुवीय बोलते हैं पोल को। ये देखो बिल्कुल फ्रीज होता है, फ्रीज जोन है ये, इसको पोलर जोन भी बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुँचती हैं, सनलाइट बहुत कम पहुँचती हैं, इसी वजह से यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमा होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, हिंदी में सुनते जाना। ये 0 है, ये 30 डिग्री है, सेम ऊपर भी है, ठीक है, और इसके बीच में आता है 45 डिग्री, फिर आता है 66.5 डिग्री, और फिर आता है 90 डिग्री। तो जो 66.5 डिग्री है, जो 0 से 30 डिग्री होता है, वो कहलाता है क्या बताइए, वो कहलाता है उपोष्ण क्षेत्र, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब पृथ्वी को ऐसे काटो कि एक साथ टेम्परेचर रहे। तो पृथ्वी को ऐसे खड़े नहीं काट सकते, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकलता है, क्योंकि सूर्य देखो यहाँ से निकलता है और यहाँ जाता है, ठीक है, तो सूर्य के अकॉर्डिंग काटना पड़ेगा। इसीलिए 0 से 30 डिग्री को बोलते हैं क्या बताइए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। फिर 30 से 45 को बोलते हैं उपोष्ण, 45 से 66.5 को बोलते हैं शीतोष्ण, और इसको बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र या फ्रीज जोन। तो हमें मतलब है अपने मध्य प्रदेश से, चूँकि मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं अपन, तो भारत पाया जाता है क्या बताइए 0 से 30 के बीच में, चूँकि 23.5 यहाँ से गुजरती है उसके, तो ये बना दिया हमने भारत का रीजन, और यहीं पर तो मध्य प्रदेश है। तो भारत कौन से वाले क्षेत्र में आ रहा है बताइए, ये 30 डिग्री तक का कौन सा क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। मैक्सिमम पार्ट इसका किस में आ रहा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय होगी, ठीक है। इसलिए रट्टा नहीं मारना है। देखो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ती हैं बताइए, कर्क रेखा पर, कर्क भूमध्य और मकर पर, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो थोड़ी कम पड़ती हैं यहाँ पर तिरछी, यहाँ पर ना के बराबर। ये आप लोग समझ गए हो। यहाँ पे भारत यहाँ पर बसा है, कर्क रेखा पर बसा है, ये हमने आपको बता दिया है। ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा है। अच्छा एक बात और जान लो, जब सूर्य उत्तरायण होता है
और फिर दक्षिणायन होता है। मतलब जब सूर्य उत्तरायण होगा तब भी कर्क रेखा को टच करेगा, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तब भी कर्क रेखा को टच करेगा। भूमध्य रेखा पर, फिर से देखो कंफ्यूज हो गए हो तो, जब सूर्य उत्तरायण होगा मतलब कर्क रेखा की साइड जाएगा तब भी भूमध्य को टच करेगा, जब मकर रेखा पर जाएगा तब भी भूमध्य को टच करेगा। तो कहने का मतलब ये है, यदि एक वर्ष में इनको एक एक बार टच किया है तो इस बीच वाली रेखा को इसने 2 बार टच किया है। मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होनी है? बीच में। इसलिए आपने देखा होगा अफ्रीका में ज़्यादा गर्मी होती है। अफ्रीका के लोग आपने देखे होंगे ब्लैक होते कि नहीं बताओ। तो इक्वेटर पे जो दिन रात होते हैं ना, वो किस समय बराबर होते हैं? तो यहाँ से देखो, जब वो नीचे जाएगा ना, तो जब नीचे जाते समय पहुँचेगा तो ये डेट होगी क्या बताइए? 21 मार्च। चलो पहले डेट लिख देते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब ये क्यों हुई, ये ऐसे देखते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ वो देख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर 2 डॉट लगा दूँ, यहाँ पर भी 2 डॉट लगा दूँ, लगा दिए, लो ये लगा दिए दूसरे कलर से। तो ये देखो, ये है क्या है आपका बताइए? जून, क्योंकि हमने बताया था 21 जून को होती है डायरेक्ट किरणें। तो ये है जून। जून के बाद देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो दिसंबर हो गया कि नहीं बताओ। दिसंबर के बाद देखो जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो ये मार्च आ गया, 0 डिग्री पर क्या आ रहा है? मार्च। ठीक है, मार्च के बाद देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो सितंबर आ रहा कि नहीं बताओ। इसीलिए याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसे होंगे? बराबर होंगे। चलिए, तो हमें पता चल गया कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी है। मानसूनी क्यों है? क्योंकि ये मध्य में है। मध्य में होने के कारण इसकी जलवायु कैसी है बताइए? मानसूनी हो गई। उसके बाद ये कौन से कटिबंध में आता है? तो अभी पढ़ा अपन ने, उष्ण कटिबंध में आता है, ट्रॉपिकल जोन में आता है। इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा बताइए? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। चलिए, इतना आपको पता चल गया है। अब इसके देखो जलवायु के आधार पर इसको बांटा गया है। ये देखो उत्तर का मैदान है, यहाँ पर ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा गर्मी होगी। फिर ये देखो मालवा रीजन है, इस मालवा रीजन में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। और समशीतोष्ण के देखो मतलब यहाँ पर समान गर्मी होगी, समान ठंडी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी होगी। कहाँ पर? नर्मदा सोन वैली में। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर गर्मी होगी, ठंडी ज़्यादा नहीं होगी। अब ये तो हो गया जलवायु के आधार पर। अब देखो इसमें क्या होता है, जो इससे बनने वाले कुछ फैक्ट हैं वो आप देख लो यहीं पर, फिर डिटेल बाद में बता देंगे। ऋतु संबंधित एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है वो कहाँ मिलेगी बताइए? इंदौर में मिलेगी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे ज़्यादा ताप कहाँ होगा? पहले नंबर तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी। ठीक है, तो अधिक ताप ईयर वाइज बता दे रहे हैं हम। देखो सबसे ज़्यादा पहले था गंजवा सौदा का, गंजवा सौदा। तो गंजवा सौदा का था कि कब बताइए? 1995 में। उसके बाद बात करें तो नौगांव का कब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मापा गया था बताइए? 2013 में। उसके बाद दमोह, अपना प्यारा दमोह, इसका टेम्परेचर कब मापा गया था सबसे ज़्यादा? 2019 में। ये करंट का अपडेट है, इसको अपडेट करना अपने नोट्स में यदि नहीं हो अपडेट तो। ठीक है, तो सबसे पहले गंजवा सौदा था सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला, फिर नौगांव हुआ और अब दमोह। करंट अफेयर की बात करें तो दमोह सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जिला है और दमोह से भी कर्क रेखा गुजरती है। रघुआ राशि भवरा था, दम जब कटनी उमरा सा, दमोह कटनी उमरिया शहडोल। ठीक है, तो 2019 के अकॉर्डिंग दमोह में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यदि बात करें तो यहाँ पर बारिश किस की वजह से ज़्यादा होती है? तो इसमें बारिश होती है सबसे ज़्यादा मानसूनी हवाओं के कारण, मानसूनी हवाओं के कारण। ठीक है, अब देखो दोनों तट दूर है, यहाँ से बंगाल खाड़ी दूर है, यहाँ से देखो अरब सागर भी दूर है। इसलिए दोनों से बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम, ना के बराबर होती है। मतलब होती तो है लेकिन कम होती है। ज़्यादा बोलें किससे होती है? तो मानसूनी हवाओं से होती है। ठीक है, तो अरब सागर से कम होती है
और बंगाल की खाड़ी से कम होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वर्षा बोलें किसके कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो उत्तर भारत, लगभग पूरे उत्तर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, तो अब देखो, तो इसमें क्या होता है कि मानसूनी हवाओं से अलग वर्षा होती है, फिर अरब सागर से अलग वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से अलग वर्षा होती है, फिर ठंड में कभी कभी हो जाती है, क्या बताइए, जेट धाराओं से। तो ये असामान्य वर्षा होती है। तो असामान्य वर्षा के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को अकाल की पेटी कहते हैं। ये पेपर में आ चुका है, अकाल की पेटी। क्वेश्चन आए कि अकाल की पेटी क्यों कहते हैं, तो बोलना असामान्य वर्षा के कारण, या बोलें असामान्य वर्षा के कारण मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, तो बोलना क्या बताइए, अकाल की पेटी। चलिए, अब कुछ डिटेल जान लेते हैं इनकी, जो हमने अभी आपको बताई हैं। तो देखो, ये है डिटेल। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित एकत्र करने वाली वेधशाला इंदौर में है, अभी बताया हमने। उसके बाद मध्य में होने के कारण इसकी जलवायु मानसूनी है। कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए अधिक गर्मी होती है, बताया भी हमने कर्क रेखा अच्छे से मैप पर। जून के मध्य तक आते आते मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना, दतिया आदि में तापमान सबसे अधिक हो जाता है, जैसा कि मैप पे बताया था, अधिक गर्मी। उसके अलावा देखो, मध्य प्रदेश में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, लेकिन समुद्र तट दूर होने के कारण प्रायः कम वर्षा होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, दोनों से क्या बताइए, मानसूनी वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा तापमान हमने बताया गंजवासौदा का 1995 में काउंट किया गया था, नौगांव में 2013 में, और हाल ही में दमोह में 2019 में। सबसे कम तापमान तो आपको पता ही होगा कि सबसे कम तापमान पचमढ़ी का है। ठीक है, और क्योंकि पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, 199 होती है। ठीक है, चलिए, अब जान लेते हैं वर्षा के आधार पर। औसतन वर्षा की बात करें, मध्य प्रदेश में कितनी औसतन वर्षा होती है, तो औसतन वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वेरी करती रहती है, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, तो औसतन इसलिए अपन 112 ले लेते हैं। भिंड में सबसे कम हुई है 155, अभी तक सबसे कम भिंड में हुई है, और सबसे ज़्यादा पचमढ़ी में हुई है 199। ठीक है, तो ये वाला रीजन है पचमढ़ी का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होगी यहाँ वर्षा, सबसे कम होगी भिंड में यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हरा वाला रीजन दिख रहा है, यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी। उसके अलावा यहाँ होगी लगभग 125, 100 से 150 के बीच में होगी, और ये और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी बताइए, पचमढ़ी में होगी। ठीक है, चलिए, और यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा वाला पढ़ लिया अपन ने। सबसे कम तापमान पचमढ़ी पढ़ लिया, सबसे ज़्यादा तापमान पढ़ लिया दमोह में, गंजवासौदा में था पहले, उसके बाद नौगांव में था। सबसे कम पचमढ़ी पढ़ लिया। अच्छा, सबसे कम वर्षा भिंड भी पढ़ लिया अपन ने। चलो, सारी डिटेल हो गई है। अब इसकी उत्तरायण दक्षिणायन भी बता दिया हमने। जब उत्तर में सूर्य चमकता है तब 21 मार्च होता है, मतलब 21 जून होता है उत्तर में जब सूर्य चमकता है, तो दक्षिण में चमकता है तो 22 दिसंबर होता है। लेकिन जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तब वो भूमध्य रेखा पर 2 बार गुजरता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। इसमें दिन रात कैसे होते हैं बताइए, बराबर होते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को, कौन से दिन को, दिन और रात कैसे होंगे बताइए बराबर, तो बोल देना 21 मार्च 23 सितंबर। नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन बोलें तो 21 जून, साउथ पोल का सबसे बड़ा दिन बोलें तो 22 दिसंबर। चलो, उल्टा भी पूछ सकते हैं अब वो, और डिटेल में चर्चा करेंगे भारत के भूगोल में। चलो देखो, अब यहाँ अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। अब मैप में हमने पढ़ लिया कि उष्णकटिबंध क्या कहलाता है, तो आपको एक ही बार में ये याद हो गया होगा, नहीं तो हिल हिल के रट्टा मारते घर पे, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंध, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंध, समझ में नहीं आता। चलो, ये भी हमने आपको बताया कि असामान्य वर्षा के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को अकाल की पेटी कहते हैं। तो उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कमेंट करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।